क्या आपने कभी अपने आसपास के ट्रीज, बुशेस, ग्रासेस और बर्ड्स को ऑब्जर्व किया है? अपने पार्क्स के आसपास या अपने स्कूल के आसपास क्या वो एक जैसे होते हैं या उनमें वेरिएशंस होते हैं? India being a vast country, you can imagine there are different types of forms, bioforms, plants and vegetation available. हमारी कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ में से एक है पूरी दुनिया की, एंड वी हैव 47,000 प्लांट स्पीशीज़ इन इंडिया। और कम से कम 15,000 से ज़्यादा उनमें से फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इंडिया में। अगर इंडिया के एनिमल्स की स्पीशीज़ की बात की जाए, सो इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स। तो इन सभी चीज़ों से पता चलता है दैट इंडिया इज़ सो डाइवर्स, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द कल्चर्स इट हैव बट ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ natural vegetation and wildlife. So hello everyone, this is Jyotsna, and in this video we are going to discuss chapter number 5 of class 9th, that is natural vegetation and wildlife. तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आखिर नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है। नेचुरल वेजिटेशन इट रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी जो कि अपने आप ग्रो करती है विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। ना ही ह्यूमंस ने उसको बोया होता है, दैट मीन्स नीदर ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सच टाइप ऑफ वेजिटेशन nor human disturb them. So, this is a plant community which has grown on its own without human aid and has been left undisturbed by humans for a long period of time. और natural vegetation को हम virgin vegetation भी बोलते हैं. So, we all know that क्रॉप्स एंड फ्रूट्स एंड ऑर्चर्ड्स जो कि हम ह्यूमंस ग्रो करते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ वेजिटेशन, दे आर अ फॉर्म ऑफ वेजिटेशन, बट दे आर नॉट नेचुरल वेजिटेशन। तो फिर आखिर नेचुरल वेजिटेशन में क्या आ सकता है? नेचुरल वेजिटेशन में आ सकता है दी फॉरेस्ट, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स फॉरेस्ट ग्रो नहीं करते हैं। फॉरेस्ट नेचुरली ग्रो होते हैं, अपने आप ग्रो होते हैं, और उनमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ आज भी प्लांट्स की, एनिमल्स की, वाइल्ड लाइफ की अलग अलग टाइप के स्पीशीज़ आज भी उन फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलती हैं। Now, the virgin vegetation which are purely Indian are known as endemic or indigenous species, but those which have come from outside India, they are termed as exotic plants. अच्छा, हमने कई बारी बोल दिया फ्लोरा, फौना. व्हाट इज द टर्म एक्चुअली मीन्स? द टर्म फ्लोरा इज़ यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और अ पर्टिकुलर पीरियड। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्लोरा, और जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स की स्पीशीज़ की बात करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं द वर्ड फौना। तो इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में विद रिगार्ड्स टू फ्लोरा एंड फौना किंगडम। तो आखिर उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? लेट्स सी देम। The very first factor is relief features. Relief में we have two different factors responsible. One is land, other is soil. जब हम land की बात करते हैं तो land किसी भी एरिया के natural vegetation को directly और indirectly दोनों तरीके से affect करता है। क्या आप सेम टाइप की वेजिटेशन को एक्सपेक्ट करते हो कि जैसी वेजिटेशन, जैसे प्लांट्स माउंटेनियस एरियाज़ में मिलेंगे वैसे ही प्लांट्स हमको प्लेन एरियाज़ में या ड्राई एरियाज़ में भी मिलेंगे? नहीं ना। तो उससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी एरिया का जो लैंड फॉर्म है, किसी भी एरिया का जो लैंड स्ट्रक्चर है, वो इन्फ्लुएंस करता है कि वहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन हमको देखने को मिलेगी, राइट। कोई एरिया है जहाँ पे रफ टेरेन है, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है, वहाँ पर हमको ग्रास लैंड्स मिलेंगे, वुड लैंड्स मिलेंगे, ठीक है, जो कि वहाँ की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वाइल्ड लाइफ को शेल्टर देने के लिए यूज़फुल होंगे। तो किसी भी एरिया में नेचुरल वेजिटेशन और वहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी होगी, ये वहाँ के लैंड फॉर्म पे, वहाँ के लैंड स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। और दूसरा रिलीफ फीचर हमारे सामने आता है सोइल। नाउ सिंस वी नो सोइल्स आर दे ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस। अगर हम इंडिया में ही देख लेंगे तो इंडिया में हमको राजस्थान के एरिया में सैंडी सॉइल मिलेगी, तो नॉर्दर्न प्लेन्स के एरिया में एलुवियल सॉइल मिलेगी, तो कहीं पे रेड सॉइल मिलेगी, कहीं पे ब्लैक सॉइल मिलेगी। तो सॉइल भी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिलती हैं। तो इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल्स की वजह से वेजिटेशन भी ऑल ओवर कंट्री वैरी करता है। अलग अलग टाइप पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स मिलते हैं। कहीं पे कैक्टस होता है, कहीं पे थॉर्नी बुशेस हैं, तो कहीं वेट और मार्शी एरियाज़ में हमें मैनग्रोव्स मिलते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। Now the second important factor after relief is climate. किसी भी पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये बताने में कि वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन और वहाँ का वाइल्ड लाइफ कैसी होने वाला है। तो वेरी फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। किसी भी वेजिटेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और उसका एक्सटेंट क्या होगा, ये डिटरमाइन होता है उस पर्टिकुलर एरिया के टेम्परेचर पे। और क्योंकि टेम्परेचर की वजह से
वहाँ की उस पर्टिकुलर एरिया की ह्यूमिडिटी, वहाँ की प्रेसिपिटेशन, वहाँ बारिश कैसी होगी, वहाँ पे सॉइल की क्वालिटी कैसी होगी, ये सब वहाँ का टेम्परेचर अफेक्ट करता है। जब हम बात करें तो हायर स्लोप्स में हम जाते हैं, हिमालयाज़ के स्लोप्स में जाते हैं, तो क्योंकि वो हायर स्लोप्स में है तो वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, और वहाँ का टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, एल्पाइन मिलते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में, ट्रॉपिकल एरियाज़ में, तो क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर हमको मॉडरेट मिलता है तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। द सेकेंड important फैक्टर इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट इज फोटो पीरियड, दैट इज सनलाइट। कितने टाइम तक की सनलाइट उस पर्टिकुलर एरिया में मिलेगी ये भी इम्पॉर्टेंट है, और सनलाइट किसी एरिया में कितनी देर तक रहेगी ये डिपेंड करता है अपॉन द लोकेशन ऑफ दैट एरिया, कि वो पर्टिकुलर एरिया किस लैटिट्यूड पे है या किस ऑल्टीट्यूड पे है, और तो उसी हिसाब से डिटरमाइन होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया पे सनलाइट कैसे पड़ेगी। जैसे हमने पढ़ा है कि जो एरिया इक्वेटर में होगा, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर समहाउ और दी अदर सनलाइट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। वही जो एरिया पोलर रीजन में पड़ेगा वहाँ पे स्लैंटी सनलाइट जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे सनरेज कम पड़ेंगी। तो जिन एरियाज़ में ज़्यादा अमाउंट तक सनलाइट पहुंचेगी वो एरियाज़ में ट्री ज़्यादा जल्दी ग्रो करेंगे समर सीजन में भी, राइट। तो जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं वो ज़्यादा हरे भरे हैं क्योंकि वहाँ पे सनलाइट हमेशा अवेलेबल होती है। वहीं अगर आप पोलर रीजन की बात करो तो यू ऑल रिमेंबर पोलर रीजन में हमको बहुत ही अच्छे से बहुत अच्छी डिफरेंट प्लांट्स की स्पीशीज़ देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट 24/7 मतलब एक अच्छे खासे अमाउंट में अवेलेबल नहीं होती है। The third important factor in climate is precipitation. Precipitation मतलब रेनफॉल। अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इंडिया में ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल जो हमारी कंट्री में आती है दैट इज़ ब्रॉट बाय द मानसून। जो मानसून, साउथ वेस्ट मानसून हमने पिछले चैप्टर में कवर किया है, उसी की वजह से पूरी ओवरऑल कंट्री में बारिश होती है। तो अब वो एरियाज़ जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है दे हैव मोर रिच वेराइटी ऑफ वेजिटेशन, वेयर एज द एरियाज़ जहाँ पे बारिश उतनी अच्छे से नहीं होती है, राजस्थान वगैरह में, वहाँ पे उतनी एनरिच्ड वेजिटेशन हमको देखने को नहीं मिलती है। तो वहीं यू हैव अ क्वेश्चन गिवन इन द NCERT ऑल्सो दैट व्हाई आर द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड नॉट द ईस्टर्न स्लोप्स। क्या आपको उसका रीज़न पता है? अगर आपको पता हो तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है, जब सैचुरेटेड अमाउंट में जो क्लाउड्स होते हैं, जो रेन बियरिंग विंड्स होती हैं, वो आती हैं और जब वो पहाड़ से टकराती हैं तो वो विंडवर्ड साइड में हैवी अमाउंट में रेनफॉल करती हैं। विंडवर्ड साइड यानी कि वेस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न साइड, वहाँ पे वो हैवी अमाउंट में रेनफॉल करती हैं। वहीं जब तक कि वो पास ऑन करके लीवर्ड साइड तक पहुंचती हैं, यानी वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न स्लोप्स तक पहुंचती हैं, तब तक वो अपना मैक्सिमम पानी शेड कर चुकी होती हैं, तो वो विंड्स वहां तक पहुंचते पहुंचते ड्राई हो जाती हैं। इसीलिए हैवी अमाउंट में रेनफॉल वेस्टर्न स्लोप्स में मिलती है, यानी कि उस माउंटेन रेंज के विंडवर्ड साइड में मिलती है। दैट्स द रीजन वाई द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स हैव थिक फॉरेस्ट but not the eastern slopes. I hope these things are clear to all. आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि फॉरेस्ट हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों है, स्पेशली फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स? फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं बिकॉज दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उनको हम रिन्यू कर सकते हैं और ये हमारे इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इन्हांस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे मॉडिफाई द लोकल क्लाइमेट, दे कंट्रोल सॉइल इरोजन, दे रेगुलेट द स्ट्रीम फ्लो। एट द सेम टाइम दे सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज ऑल्सो, लाइक पेपर इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्री। दे प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज़। बहुत सारी आज भी इंडिया में लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो कि फॉरेस्ट में रहती हैं और उनके लिए उनके रहने का, उनके खाने पीने का पूरा सोर्स जो है वो फॉरेस्ट ही है, राइट। एट द सेम टाइम दीज फॉरेस्ट ऑफर सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन ऑल्सो। अगर आपको टूरिज्म के लिए जाना है, घूमने के लिए जाना है, तब भी आप फॉरेस्ट में जा सकते हो। यू कैन हैव एडवेंचरस जर्नी ओवर देयर। एट द सेम टाइम फॉरेस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर एंड दे ऑल्सो एक्ट for balancing the environment of a particular area। और इन सब के साथ साथ जो कि चैप्टर का नाम ही है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, thus these forests actually provide shelter to different types of to the wildlife of India, to different types of species of animals which are देयर इन द कंट्री। तो फॉरेस्ट एक शेल्टर की तरह काम करते हैं अलग अलग एनिमल्स के लिए, ताकि वो इन फॉरेस्ट में सेफली रह सकें। Now moving ahead, we should talk about the types of natural vegetation. So there are major 5 types of natural vegetation. What are they? They are first tropical evergreen forest,
Second, tropical deciduous forest. Third, tropical thorn forest and scrubs. Fourth, montane forest. Fifth, mangrove forest. So the very first is tropical evergreen forest. Tropical evergreen forests are restricted to heavy rainfall areas of Western Ghats and island groups of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper parts of Assam and Tamil Nadu coast. They are at their best in areas which have rainfall of more than 200 सेंटीमीटर और इनके ट्रीज़ की हाइट लगभग 60 मीटर्स से भी ज़्यादा ऊपर की होती है. एंड सिंस द रीजन इज़ वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, तो यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशन मिलेगी. यहाँ पे ट्रीज़ भी हैं, श्रब्स भी हैं और क्रीपर्स भी देखने को मिलते हैं. देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर दीज ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, इसीलिए दे अपीयर थ्रू आउट ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. ये आपको साल में हमेशा ग्रीन अपीयर होंगे. दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड as evergreen forest. Besides these animals, plenty of birds, bats and sloth, scorpions and snails are also found in these jungles. The second type of vegetation is tropical deciduous forest. They are the most widespread forest of India and they are also called as monsoon forest. ये जनरली आपको ऐसे रीजन में देखने को मिलेंगे जहाँ पे रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर वैरी करती है. And the trees of these forests, they shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer. That means ये एक specific season में अपने leaves को shed करती हैं. Now on the basis of availability of water, कि पानी रेनफॉल किस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा हो रही है, इन फॉरेस्ट को हमने दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है. व्हाट आर दोज कैटेगरीज? द फर्स्ट कैटेगरी इज मॉइस्ट एंड सेकंड कैटेगरी इज ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट. तो जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये जनरली आपको उन एरियाज में मिलेगा विच रिसीव रेनफॉल बिटवीन 200 and 100 सेंटीमीटर. These forests exist therefore mostly in the eastern parts of country, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल मिलती है. कौन कौन से एरियाज़ हो गए? वेस्ट उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़. एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑल्सो. टीक इज़ द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज़ ऑफ दीज फॉरेस्ट. और साथ में कुछ डिफरेंट और भी स्पीशीज़ हैं. बैम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, खेर एंड कुसुम. और अगर हम ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें, सो दीज आर फाउंड इन द एरियाज विच हैव रिसीव रेनफॉल बिटवीन 100 and 70 सेंटीमीटर. ठीक है, 100 से 70 सेंटीमीटर के बीच में वहाँ पे रेनफॉल होगी. ये जनरली आपको पेनिनसुलर प्लेटू के उन एरियाज में मिलेंगे जहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश होती है. एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन द एरियाज ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश. These type of forests, they have generally been cleared for cultivation और इनका कुछ पार्ट जो है वो animal grazing के लिए यूज़ होता है. When we talk about the deciduous forest, the dry deciduous forest specifically, what are certain animals, common animals which are found in these regions? The common animals are lion, tiger, pig, deer and elephant. Now moving ahead, we have thorn forest and scrubs. When we talk about the thorn forest, they are generally found in the region which has rainfall less than 70 सेंटीमीटर. और जनरली जो नेचुरल वेजिटेशन होती है उसमें थॉर्नी ट्रीज और बुशेस होती हैं क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है. इस टाइप की वेजिटेशन आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में मिलेगी, जैसे गुजरात, राजस्थान, MP, दैट इज़ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा. प्लांट्स की बात करें तो अकाशियाज, पाम्स and cacti, they are the main plant species. And trees are scattered और उनकी long roots होती हैं which penetrate deep into the soil to get more and more moistures. Leaves generally thick होती हैं. Why the leaves are thick? आपने देखा होगा उन प्लांट्स में जिनमें लीव्स थिक होती हैं, दे एक्चुअली स्टोर वाटर, स्टोर मॉइस्चर. जैसे अगर आप एलोवेरा की बात करो, इफ़ यू लुक एट द ट्रीज ऑफ एलोवेरा के पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है. क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर मॉइस्चर होल्ड करके रखती हैं. तो उनकी लीव्स कैसी होती हैं? थिक होती हैं, राइट. तो जनरली इनकी लीव्स जो हैं वो थिक होती हैं. दे आर स्मॉल ऑल्सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इवेपोरेशंस. ठीक. इन दीज फॉरेस्ट सर्टन कॉमन एनिमल्स आर रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वोल्फ, टाइगर एक्सेट्रा. नॉट टॉकिंग अबाउट मॉन्टेन फॉरेस्ट. तो मॉन्टेन फॉरेस्ट जनरली माउंटेन एरियाज़ में मिलते हैं क्योंकि इनका नाम ही आपको पढ़ने से समझ में आ रहा होगा. तो जो मॉन्टेन फॉरेस्ट होते हैं, जैसे हमें पता है कि माउंटेनियर्स एरियाज़ में क्या होता है, जैसे जैसे हम हायर ऑल्टीट्यूड्स में जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होने लगता है. तो टेम्परेचर कम होने की वजह से नेचुरल वेजिटेशन जो है वो डिफरेंट कैटेगरी की होती है. इट्स जनरली ऑफ अ टुंड्रा रीजन. जैसे एक टुंड्रा रीजन में, जैसे एक ठंडे रीजन में आपको जिस टाइप की वेजिटेशन मिलेगी, ये जनरली वहाँ पर वैसे ही मिलती है. जैसे बिटवीन द
हाइट ऑफ 1000 to 2000 मीटर। जनरली आपको एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज मिलेंगे जैसे ओक्स, चेस्टनट, ये वहाँ पे मिलेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट 1500 to 3000 मीटर, वहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट जनरली मिलेंगे जिनमें होगा कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, कॉनिफेरस ट्रीज जिनका स्ट्रक्चर कुछ कोन जैसा होता है। एंड दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज। कॉमन ट्रीज हैं जो कि इन एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं, राइट। एंड दीज आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग बाय नोमैडिक ट्राइब्स लाइक गुज्जर्स एंड बकरवाल्स। ये कुछ नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो कि आपको पहाड़ी रीजन में मिलेंगे जैसे गुज्जर्स एंड बकरवाल्स। और इस तरह के जो ट्रीज होते हैं दे आर यूज्ड जनरली बाय दीज nomadic people for grazing for grazing their animals. At higher altitudes, mosen and lichen they are also found. कुछ कॉमन एनिमल्स जो कि माउंटेन एरियाज में मिलेंगे, आप इमेजिन कर सकते हो ऐसे एरियाज में कौन से मिलेंगे, ठंडे एरियाज में जो देखने को मिलते हैं, लाइक कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, टिबेटन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड एक्सेट्रा. Now we have mangrove forest. Mangrove forest is very interesting. Mangrove tidal forest generally आपको कोस्ट में मिलेंगे. They are influenced by tides. ठीक है, ये आपको मार्शी एरियाज में देखने को मिलते हैं. जब कोस्ट में बिकॉज ऑफ डेल्टा फॉर्मेशन या किसी और रीजन की वजह से जब मड और सिल्ट का एक्यूमुलेशन होता है, एक तो रीज़न हो गया जब डेल्टा का फॉर्मेशन हो गया, और जब क्योंकि रिवर जब समुद्र से मिलने वाली होती है तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा. और एक सिनेरियो हो गया जब टाइड्स आती हैं तो टाइड्स अपने साथ साथ रिवर का कूड़ा और रिवर का सिल्ट और मड और डिफरेंट चीज़ें लाती हैं और वो तट पर यानी कोस्ट पर वो थ्रो करके चली जाती हैं. तो दोनों सिचुएशन में कोस्ट में सिल्ट और मड एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही डेंस मैनग्रोव्स जो है वो वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं. दे आर एक्सट्रीमली डेंस एंड दीज प्लांट्स आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर. ये प्लांट्स जनरली आपको फोटो में दिख भी रहा होगा, दीज प्लांट्स आर जनरली सबमर्ज्ड अंडर वाटर. जिसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात करोगे तो आप देख सकते हो ऑल द डेल्टाज जो कि पेनिनसुलर रिवर्स कौन कौन से फॉर्म करती हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, ये सारी रिवर्स जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये डेल्टाज फॉर्म करती हैं. यहाँ पर आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे. वहीं आप गंगा रिवर की बात करो, विच वॉज द डेल्टा जो हमने पढ़ा था, वी स्टडीड अबाउट गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, द लार्जेस्ट डेल्टा इन द रिवर डेल्टा इन द एंटायर वर्ल्ड, द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, राइट. वो भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है मैनग्रोव फॉरेस्ट का. सुंदरबन भी एक टाइप ऑफ ट्रीज़ हैं जो कि वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, सो नाउ टॉकिंग अबाउट दीज एग्जाम्पल आपको दिया भी हुआ है दैट ब्रह्मपुत्र डेल्टा में यू फाउंड सुंदरी ट्रीज मोस्टली. ठीक है, नाउ पाम, कोकोनट, अगर एक्सेट्रा, ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो कि आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट में मिलेंगे. वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो पानी का रीजन है तो कैसे एनिमल्स मिलेंगे, यू विल गेट रॉयल बंगाल टाइगर देयर विच इज़ मोस्ट फेमस एनिमल, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स, ये भी आपको इन फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे, राइट. नाउ देयर इज सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट विच इज़ गिवन विच इज़ अबाउट द मेडिसिनल प्लांट्स. इंडिया हमेशा अपने आयुर्वेदा के लिए और अपने हर्ब्स के लिए इन द एंटायर वर्ल्ड जाना जाता रहा है. इंडिया को धरोहर माना गया है कि हमारे यहाँ आयुर्वेदा जो है वो हमारे यहाँ से निकला है, हमारे यहाँ से उसका ओरिजिन है. सो देर आर सर्टन प्लांट्स, सर्टन हर्ब्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करके रखते हैं स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन. वो कौन कौन से प्लांट्स हैं, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी एंड कचनार. ऑल दीज आर प्लांट्स और इन सब के अपने अपने मेडिसिनल यूजेस हैं. जैसे सर्पगंधा की बात करें तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है एंड इट्स ओनली फाउंड इन इंडिया. वहीं अगर हम नीम की बात करें तो इट हैज़ वेरी हाई एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़. वेराज व्हेन वी टॉक अबाउट तुलसी तो ये हमारे कफ और कोल्ड को क्योर करने में बहुत ही यूज़फुल है. व्हेन वी टॉक अबाउट बबूल तो इसकी लीव्स जो हैं दे आर यूज टू क्योर आई सोर्स एंड इट्स गम इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ टॉनिक. इसका जो गम होता है उसको भी हम यूज़ करते हैं टॉनिक के तौर पे. सो ऑल दीज प्लांट्स हैव सर्टन मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस. Now, this is all in this particular video. In the next video, we will be talking about the wildlife. I hope all the concepts are clear. Thank you.